अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन की। एक्सरे डायफ्रैक्शन एक टेक्निक है विच इज़ यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि कोई भी जो वेव है वो डायफ्रैक्ट कैसे होती है। हम सिंपल क्या करवाते हैं, डबल या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में विजिबल लाइट लेते हैं, उसको स्लिट में से पास करवाते हैं। जब वो स्लिट में से गुजरती है तो वो डायफ्रैक्ट होती है। स्लिट के बिल्कुल सामने हम एक स्क्रीन रख देते हैं, वो वेव डायफ्रैक्ट होकर उस स्क्रीन पर फॉल करती है और एक पैटर्न जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्टिंग पैटर्न। ये आप बिल्कुल सामने आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। जो ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जिनमें गैप्स हैं वो स्लिट है, और जो इनमें गैप्स आ रहे हैं वो विड्थ ऑफ स्लिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सीधी ब्लैक कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास स्क्रीन को शो कर रही है। ठीक है, अब डायफ्रैक्शन होती क्यों है, कोई भी वेव डायफ्रैक्ट क्यों करती है। डायफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन द विड्थ ऑफ स्लिट इज सेम एज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। इसका मतलब ये है कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ फॉर एग्जांपल 10⁻6 मीटर है। जितनी विजिबल लाइट की वेवलेंथ होगी स्लिट की विड्थ भी ऑलमोस्ट उतनी ही होनी चाहिए, तभी कोई भी वेव जो है वो इसमें से डायफ्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर स्लिट की विड्थ ज़्यादा होगी तो विजिबल लाइट जो होगी वो डायफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो स्लिट में से एज इट इज़ पास कर जाएगी। यही डिफरेंस ये हमारे पास ऑब्जर्व की गई थी एक्स रेज के केस में। जब हमने एक्स रेज को स्लिट में से पास करवाया तो कोई डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन नहीं हुआ हमारे पास। इसकी वजह यह थी कि एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम है और जो स्लिट की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जब हमने एक्स रेज को स्लिट में से पास करवाया तो वो सीधी गुजर गई और डायफ्रैक्ट नहीं हुई। इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि एक क्रिस्टल एक्ट कर सकता है एज अ स्लिट फॉर एक्स रेज। यानी एक्स रेज जब क्रिस्टल पर फॉल करवाई जाती हैं तो वो डायफ्रैक्ट हो सकती हैं उस क्रिस्टल में से और हमें एक डायफ्रैक्टिंग पैटर्न ऑब्टेन हो सकता है। ये कैसे होता है उसको समझते हैं। आप लोग को पता है कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं सामने स्क्रीन में। और एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, मीन एनर्जी कंटेन कर रही हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रॉन पर फॉल करवाया तो वो ऑसिलेट करती हुई वेव आई इलेक्ट्रॉन के पास। इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कह सकते हैं कि एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इलेक्ट्रॉन को भी ऑसिलेट करवा देता है। मीन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करना स्टार्ट कर दी तमाम डायरेक्शंस में। मीन हमने इलेक्ट्रॉन पर एक्स रेज फॉल करवाई थी और इलेक्ट्रॉन ने एक्स रेज ही इमिट करना स्टार्ट कर दी तमाम डायरेक्शंस में। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज। इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इमिट करता है जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल करवाई जाती हैं। स्कैटरिंग हुई क्यों है एक्स रेज की? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्स रेज एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम और इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्कैटरिंग पावर किसी भी एटम की डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम में उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग होगी एक्स रेज की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल एक 3 डायमेंशनल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के तौर पर एक्ट कर सकता है एक्स रेज के लिए और हमें एक डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होता है जब एक्स रेज को क्रिस्टल में से पास करवाया जाता है। इसी फिनोमिना को लेकर चलते हुए 1912 में मैक्स वॉन ने कहा था कि क्रिस्टल लैटिस जिसमें एटम्स की यूनिक अरेंजमेंट होती है वो
एक्ट कर सकता है एज अ स्लिट फॉर एक्स रेज और डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होता है। मजीद इस पर काम किया ब्रैग्स ने और ब्रैग इक्वेशन ड्राइव की। ब्रैग ने एक सिंपल क्रिस्टल लैटिस लिया था और उस पर एक्स रेज फॉल करवाई थी जो डायफ्रैक्ट हुई और उसने उस पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस में एटम्स अरेंज हुए हैं। आपको डॉट्स में जो नज़र आ रहे हैं ये एटम्स शो किए गए हैं और पॉइंट डी और पॉइंट सी अगर आप लोग देखें ये दो एटम्स ही शो किए गए हैं और इनके दरमियान में जो इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस है वो डी है। यानी क्रिस्टल लैटिस में एटम्स पर्टिकुलर पोजीशंस पर अरेंज होते हैं और पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं जिसको हम इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस बोलते हैं। अब जो सेपरेशन डिस्टेंस है दो एटम्स का क्रिस्टल में वो इक्वल है टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। यानी कि जितना इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स इन अ क्रिस्टल वो इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस इक्वल है टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज जो एक्स रे हम फॉल करवा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस पर। सबसे पहले ब्रैग ने क्या करवाया, एक रे 1 ली और उसको फॉल करवाया क्रिस्टल लैटिस पर। पॉइंट डी पर वो रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरह से उसने दूसरी रे ली, वो दूसरी रे मजीद थोड़ा सा ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई क्रिस्टल लैटिस में और पॉइंट सी पर रिफ्लेक्ट हो गई। अब रे 2 ने रे 1 की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। दोनों रेज पैरेलल हैं और क्रिस्टल की सरफेस के साथ या प्लेन ऑफ एटम्स के साथ एंगल थीटा बनाती हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि रे 2 ने रे 1 की निस्बत कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है वो हम इस तरीके से बता सकते हैं। अगर आप लोग देखें कि रे 1 और रे 2 में पॉइंट ए और पॉइंट डी तक दोनों रेज ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है और अगर पॉइंट बी और डी को देखें तो उसके ऑनवर्ड भी दोनों वेव्स ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। अब जो रे 2 है उसने जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है रे 1 की निस्बत वो है फ्रॉम ए टू सी एंड फ्रॉम सी टू बी। ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो रे 2 ने रे 1 की निस्बत ज़्यादा कवर किया है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये इंटरफेरेंस शो करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इन फेज हैं तो वो रेनफोर्समेंट शो करेंगी और इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड रे की मैक्सिमम हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक रे का भी क्रस्ट दूसरी रे के क्रस्ट पर और एक रे का ट्रफ दूसरी रे के ट्रफ पर फॉल कर रहा है। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा दो सेट्स हम उनका यूनियन लेते हैं और जब हम उनको मिलाकर लिखते हैं तो एक बड़ा सेट हमारे पास ऑब्टेन होता है। इसी तरह अगर तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इन फेज होंगी तो रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो हम इसको बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही हैं रेज। लेकिन अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आउट ऑफ फेज होंगी तो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम इज वेरी लो, मीन अब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी। और जब हम फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं इन रेज के बिल्कुल सामने जो इन रिफ्लेक्टेड रेज को रिसीव करे तो डायफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास ऑब्टेन होता है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब बनती है वो तभी पॉसिबल है जब पाथ डिफरेंस दो वेव्स का इंटीग्रल मल्टीपल हो लैम्डा का। हमने अभी पीछे डायग्राम में पढ़ा है कि रे 2 ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है वो है ए सी प्लस बी सी। ये वो पाथ डिफरेंस है जो रे 1 और रे 2 में है। वो हम कह रहे हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा का। एन इंटीजर है कोई भी और लैम्डा वेवलेंथ है। किस चीज़ की वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है एक्स रे की, उस एक्स रे की जो हमने क्रिस्टल पर फॉल करवाई है। अब ये जो आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं ये आप लोग के समझने के लिए हम लोगों ने डायग्राम का में से कुछ पार्ट लेकर जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है ए डी सी और थीटा 1 एक एंगल नज़र आ रहा होगा आप लोग को। डॉटेड लाइन क्रिस्टल की सरफेस को शो कर रही है। रे 1 क्रिस्टल की सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है वो है थीटा 1। अब इसी डायग्राम का कुछ पार्ट जो है वो डायग्राम 2 में शो किया गया है, आप लोग देख सकते हैं।
इसमें लाइन ए और जो रे 1 है वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और वो एंगल 90 का बना रही है। ये एंगल्स जो हैं ये इसलिए आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि इनकी हमें आगे ज़रूरत है ब्रैग्स इक्वेशन ड्राइव करने के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एंगल θ1 भी बता दिया, पीछे के क्या था उसको हमने अल्फा का नाम दे दिया, और 90 एंगल हमने कहा कि ए वाली लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान में था जिसको हमने गैमा का नाम दे दिया। अब हमने फाइंड आउट करना है बीटा, तो वो हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा इस फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लोग के समझने के लिए बताया गया है कि बीटा एंगल किस तरह से आया है। तो आप लोग देखें अल्फा θ1 है, बीटा और गैमा 90 के इक्वल है। बीटा इधर ही रहे, थीटा इक्वेशन के उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस θ1। इस तरह से हम लोगों ने बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया है। अब आते हैं हम ट्रायंगल की तरफ। अभी तक हम लोगों ने जो एंगल फाइंड आउट किए हैं वो ट्रायंगल से बाहर की तरफ के थे। अब हम इनर एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें देखें आपको दो डॉटेड लाइन नजर आ रही हैं। इन डॉटेड लाइंस को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये एंगल 90 बनाती हैं आपस में, जिसको गैमा का नाम दे दिया गया है। और यहाँ पर जो बीटा एंगल है वो AD और प्लेन ऑफ क्रिस्टल के दरमियान में बन रहा है। अब हमने फाइंड करना है अल्फा, जो कि AD और DC के दरमियान में बनता है। वो भी हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा। अब बीटा हमारे पास इक्वल है 90 माइनस θ1 के और गैमा 90 के इक्वल है, तो ये 90 माइनस θ1 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे और अल्फा हमारे पास यहाँ पर आ गया θ1। इस तरह से हमने अल्फा भी फाइंड आउट कर लिया, यानी ट्रायंगल का इनर एंगल। अब मजीद डेरिवेशन की तरफ आते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ। तो इसमें आपको यहाँ पर ब्रैग इक्वेशन की कंप्लीट डायग्राम दोबारा शो की गई है और यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको शो की गई है। हमने ये कहा था कि पाथ डिफरेंस जो है दो रेस का वो इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा का, AC प्लस BC इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में आप लोग देखें तो AD जो है वो बेस है, AC परपेंडिकुलर है, CD हाइपोटेन्यूज है। और अगर इस ट्रायंगल पर हम लोग साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। परपेंडिकुलर AC है और हाइपोटेन्यूज CD है। AC इक्वेशन के इधर ही रहे, CD इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब CD को हमने D के इक्वल कर दिया, क्यों? अब अगर आप इस डायग्राम में देखें क्रिस्टल लैटिस वाली, तो हमने कहा था कि C और D ये दो एटम्स को शो कर रहे हैं। दो एटम्स के दरमियान में जो इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस है उसको हमने D का नाम दिया था, तो हम CD को इक्वल कर देते हैं D के, तो AC इज इक्वल टू D साइन थीटा। और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BC। सो AC प्लस BC इज इक्वल टू n लैम्डा वाली इक्वेशन में अगर हम BC को भी AC के इक्वल कह दें तो हमारे पास क्या आएगा, D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इस तरह से 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये ब्रैग ने इक्वेशन ड्राइव की थी जब उसने एक सिंपल क्रिस्टल लैटिस से एक्स-रे को डायफ्रैक्ट करवाया और एक डायफ्रैक्टिंग पैटर्न ऑब्टेन हुआ। कंक्लूजन उसने ड्राइव किया था, उसने ये कहा था कि जब हम n की वैल्यूज को बढ़ाते जाते हैं तो थीटा की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी और इन पॉइंट्स पर रिफ्लेक्टेड बीम की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू इन बिटवीन आए तो रिफ्लेक्टेड बीम की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, यानी मैक्सिमम से कम हो जाएगी। और अगर n 1 हो, पुट करें हम, अगर जो हम लोगों ने अभी एक्सप्रेशन ब्रैग्स इक्वेशन का ड्राइव किया उसमें n 1 पुट करें और आंसर निकाल लें तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। और जब हमारे पास n 2 हो तो हम इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। हम n को 1 पुट करें और यहाँ पर हम थीटा को भी फाइंड आउट कर लें। लैम्डा की अगर वैल्यू हमें पता हो तो हम इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दो
एटम्स के दरमियान में इन अ क्रिस्टल लैटिस। इस तरह से ब्रैग्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस भी दो एटम्स के दरमियान में फाइंड आउट कर सकते हैं इन अ क्रिस्टल लैटिस। मज़ीद इसमें से आप लोगों को कुछ समझ ना आया, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और फिर पूछ लीजिए। थैंक यू।